नमस्कार साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर हो या जेई इंटरमीडिएट हो या रैंकर कोटा हो, रेलवे में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, रेलवे की किसी भी विभागीय परीक्षा हो, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, रेलवे न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और रेलवे की ऐसी कोई विभागीय परीक्षा नहीं है जिसमें रेलवे न्यूज़ के प्रश्न नहीं आते हों। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऑलराउंडर टॉपिक है, और ये रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका हम चलिए स्टार्ट करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक रेलवे कर्मचारी को वैसे भी अपनी छुट्टियों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिना विभागीय परीक्षा के भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं, रेलवे न्यूज़ के बारे में जानते हैं। और ये सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो वेलफेयर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको सीरियस देखें वीडियो को, और जो जेई इंटरमीडिएट वाले हैं वो भी सीरियस देखें। और जितने भी ओएस हैं, सीनियर क्लर्क हैं, जूनियर क्लर्क हैं, ईपीओ है, एएम है, आपके जो भी है, तो रेलवे छुट्टियों के बारे में सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है रेलवे की, ऐसी कोई विभागीय परीक्षा नहीं है जिसके लिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपको एडवाइस के लिए है, आपको एक तरह की एडवाइस है कि जब भी आप स्टडी की शुरुआत करें तो स्टडी की शुरुआत हमेशा इजी से हार्ड की ओर करनी चाहिए। आप शुरू में किसी हार्ड टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको अध्ययन में से रुचि हट जाए। तो सबसे पहले इजी प्रश्नों को सोल्व करना चाहिए, इजी से फिर मीडियम, मीडियम से फिर हार्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अध्ययन भी हमेशा इजी से हार्ड की ओर करना चाहिए। तो ये वैसे ही है, केवल ये सलाह है, सलाह के तौर पर ये प्रश्न डाला गया है। तो ये प्रश्न केवल आपकी एडवाइस के लिए है कि स्टडी की शुरुआत हमेशा इजी से हार्ड की ओर करनी चाहिए। हाँ, पहले कोई भी चैप्टर, जो पहले कोई भी टॉपिक है या चैप्टर है, पहले उसको इजी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, फिर इजी प्रश्नों को बढ़ते क्रम में पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसमें जो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि अवकाश लीव कर्मचारी का अधिकार है क्या? नहीं, ये कर्मचारी का अधिकार नहीं है। कर्मचारी दावा नहीं कर सकता है अवकाश के लिए। अगर प्रशासन चाहे तो उसकी छुट्टी सेक्शन अस्वीकृत कर सकता है, और प्रशासन चाहे तो स्वीकृत कर सकता है। ये वो दावा नहीं कर सकता छुट्टी के लिए। ये कोई जरूरी नहीं कि प्रशासन रेलवे कर्मचारी की छुट्टी, प्रशासन रेलवे कर्मचारी की छुट्टी सेक्शन करेगी। विपरीत परिस्थितियों में या इमरजेंसी स्थिति में वो छुट्टियां अस्वीकृत भी कर सकता है। तो अवकाश जो लीव है कर्मचारी का अधिकार नहीं है, कर्मचारी दावा नहीं कर सकता है अवकाश के लिए। नेक्स्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये छुट्टी है जो धमाका मचा रही है, ये बहुत ज़्यादा आती है, इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। पितृत्व अवकाश, ये पितृत्व अवकाश है जो 15 दिनों के लिए दिया जाता है, 15 दिनों के लिए दिया जाता है, और ये प्रति बच्चा 15 दिन का मिलता है, और ये अधिकतम 2 बच्चों पर दिया जाता है, अधिकतम 2 बच्चों पर दिया जाता है, शुरू की फर्स्ट डिलीवरी और सेकंड डिलीवरी। इस अवकाश को डिलीवरी
पीरियड में 6 महीने के भीतर लेना ज़रूरी होता है। 6 महीने के भीतर इसको लेना ज़रूरी होता है। अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं लेते हैं तो ये छुट्टी आपकी लैप्स हो जाती है, अन्यथा ये लैप्स हो जाती है। इसे अधिकतम 15-15 दिन का 2 बार 2 बच्चों पर लिया जा सकता है। और पितृत्व अवकाश जो लागू हुआ था वो 7/10/1997 से लागू हुआ था, यानी 7 अक्टूबर 1997 से ये लागू हुआ था। तो ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 7/10/1997 ये डेट पूछी जा सकती है। तो पितृत्व अवकाश 15 दिनों का मिलता है और ये प्रति बच्चा 15 दिन के हिसाब से 2 बच्चों पर, अधिकतम 2 बच्चों पर मिलता है, यानी प्रथम 2 डिलीवरी पर मिलता है। तो और इसको 6 महीने में लेना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको 6 महीने में नहीं लेते हो तो ये लैप्स हो जाती है। तो ये आप पितृत्व अवकाश के बारे में समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। पितृत्व अवकाश 15 दिनों के लिए दिया जाता है, प्रति बच्चा 15 दिन, अधिकतम 2 बच्चों पर दिया जाता है। इस अवकाश को डिलीवरी पीरियड के 6 महीने के भीतर लेना ज़रूरी होता है, 6 भीतर के अंदर लेना ज़रूरी होता है, अन्यथा ये लैप्स हो जाता है। इसे अधिकतम 15-15 दिन का 2 बार 2 बच्चों पर लिया जा सकता है। तो एक चीज़ तो हो गई साथियों इसमें कि ये 15 दिनों का मिलता है, दूसरी चीज़ हो गई ये 2 बच्चों पर मिलता है, और तीसरी चीज़ हो गई कि इसे 6 महीने के अंदर लेना ज़रूरी है, अन्यथा ये लैप्स हो जाती है। और ये 15-15 दिन का 2 बच्चों पर मिलता है, यानी 2 डिलीवरी पीरियड पर मिलता है। और इसका जो अवकाश जो लागू हुआ था ये 7 अक्टूबर 1997 से लागू हुआ था। तो ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़। चलिए अब यहाँ पे जॉइनिंग लीव की बात करते हैं। ये जॉइनिंग लीव जो मिलती है ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर और म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं मिलती है। ये जो प्रशासन आपका ट्रांसफ़र करता है उस पर मिलती है। तो मान लीजिए प्रशासन ने आपका ट्रांसफ़र कर दिया और वो दूरी 1000 किलोमीटर तक की है, तो आपको 10 दिन का अवकाश मिलेगा प्रशासन की तरफ से। और यदि वो दूरी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है तो आपको 12 दिन का अवकाश मिलेगा प्रशासन की तरफ से, यानी ज्वाइनिंग लीव मिलती है। ये वहाँ जाके ज्वाइन करने के लिए आपको इतने दिन का टाइम है। और अगर ये दूरी 2000 किलोमीटर से अबव है तो आपको 15 दिन का मिलेगा। और यदि ये यात्रा आप रेल से नहीं करके जाते हैं और बाई एरोप्लेन जाते हैं, और वो दूरी, शर्त यह है कि वो दूरी 2000 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए, शर्त यह है दूरी 2000 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए। और यदि आप बाई एरोप्लेन जाते हैं तो आपको 12 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको वहाँ जाके ज्वाइनिंग करने के लिए, और अपना बोरिया बिस्तर सेट करने के लिए आपको वहाँ 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। और यदि ये 2000 से ऊपर की दूरी है और यदि आप रेल से जाते हो तो ये 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो ये जो छुट्टियाँ मिलती है जो प्रशासनिक ट्रांसफ़र के आधार पर मिलती है। यदि आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करवाते हो या म्यूचुअल ट्रांसफ़र जाते हो तो ये छुट्टियाँ आपके ऊपर लागू नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है CL एक जानी मानी छुट्टी है जो आप सभी जानते हैं CL के बारे में। CL की फुल फॉर्म होती है कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। वर्कशॉप लेवल पे ये 8 मिलती है, ओपन लाइन में ये 10 मिलती है। और ये विकलांग कर्मचारी को 4 CL एक्स्ट्रा मिलती है, यानी वर्कशॉप में तो 12 मिल जाएगी, ओपन लाइन में तो 14 मिल जाएगी विकलांग कर्मचारी के लिए। इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि ये एक वर्ष में जनवरी से दिसंबर तक 8 मिलती है वर्कशॉप में, इतना तो आप जानते ही हैं। वर्कशॉप में, ओपन लाइन में 10 मिलती है। सबसे बड़ी दूसरी बात है कि इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, नहीं लेने पर ये उसी साल लैप्स हो जाती है CL। अगर CL को नहीं लेते हो तो ये उसी साल लैप्स हो जाएगी। और 1 साल की वर्कशॉप में 8, ओपन लाइन पे 10 मिलती हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको एक साथ भी ले सकते हो आप, पूरी 8 CL एक साथ भी ले सकते हो, या ओपन लाइन में तो पूरी 10 CL एक साथ भी ले सकते हैं आप। और इसकी दूसरी जो खास विशेषता बात यह है
कि इसमें जो बीच में हॉलीडे पड़ते हैं, जो छुट्टियां पड़ती हैं, चाहे वो संडे हो, चाहे हॉलीडे हो, चाहे एनएच हो, कोई भी, तो वो इसमें काउंट नहीं होता है। ये इसकी खासियत बात है। एलएपी में वो काउंट हो जाता है, ये इसमें ये काउंट नहीं होता है। और ये 1/2 यानी आधे दिन को भी इसको लिया जा सकता है, आधे दिन की छुट्टी के रूप में भी सीएल को लिया जा सकता है। यह लीव पूरी एक साथ ली जा सकती है। सीएल छुट्टी होती है जो पूरी एक साथ ली जा सकती है। इसको, इस लीव को एलएपी के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता। एलएपी के साथ इसको जोड़ करके नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं कि 4 दिन की एलएपी दे दी, 4 दिन की सीएल दे दी, 8 दिन हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। इसको एलएपी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इस लीव में बीच में पड़ने वाले हॉलीडेज काउंट नहीं किए जाते, जबकि एलएपी में काउंट हो जाते हैं। ये लीव टुकड़ों में या पूरी एक साथ ली जा सकती है। यह लीव टुकड़ों में या पूरी एक साथ 8 दिन की या 10 दिन की एक साथ पूरी ली जा सकती है। तो ये सीएल छुट्टी। और जो नेक्स्ट है, ये लीव जोड़ी नहीं जा सकती है। वर्ष के अंत में नहीं लेने पर ये ऑटोमेटिक लैप्स हो जाती है। ये लीव जोड़ी नहीं जा सकती है और वर्ष के अंत में नहीं लेने पर यह ऑटोमेटिक लैप्स हो जाती है। सीएल के बारे में लास्ट पॉइंट है, यह एक आकस्मिक कार्य हेतु वर्ष पर्यंत कभी भी ली जा सकती है। आपके जरूरी कार्य हेतु, आकस्मिक कार्य हेतु वर्ष पर्यंत 1 साल के अंतर्गत कभी भी ली जा सकती है। 1 दिन की ली जा सकती है, 2 दिन की ली जा सकती है, 3 दिन की ली जा सकती है। आप चाहें तो पूरी 8 या 10 एक साथ भी ले सकते हैं। तो ये थी सीएल छुट्टियां, जो तो आप सभी सीएल के बारे में तो सभी जानते हैं आप लोग। ये जानी मानी छुट्टी है सीएल, लोगों के मुंह से खूब सुना होगा सीएल। तो इस छुट्टी के बारे में आप खूब जानते हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एलएपी। एलएपी की फुल फॉर्म होती है लीव एट एवरेज पे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट छुट्टी है। बहुत प्रश्न आते हैं इससे, एलएपी से। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। यह एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की मिलती है। यह एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की मिलती है। 15 छुट्टी मिलती है आपको 1 जनवरी को, और 15 छुट्टी मिलती है 1 जुलाई को, यानी कि साल में 2 बार मिलती है। 15-15 दिन के हिसाब से एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की एलएपी मिलती है। यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज़, ये 2.5 डेज पर मंथ के हिसाब से काउंट होती है। 1 महीने की 2.5 दिन, 1 महीने की 2.5 दिन पर मंथ के हिसाब से काउंट होती है। इस प्रकार ये 12 महीने की 30 छुट्टी बन जाती है, 6 महीने की 15 बन जाती है। यह जनवरी में 15 और जुलाई में 15, यहाँ की 1 जोड़ दिया जाए, यहाँ 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 15-15 के हिसाब से काउंट होती है। यह छुट्टी 180 दिन छुट्टी एलएपी एक साथ एक बार में मंजूर की जा सकती है, यानी कि 6 महीने की एलएपी एक साथ सेक्शन करवाई जा सकती है, एक साथ मंजूर हो सकती है। यह छुट्टी, कौन सी छुट्टी? एलएपी। यह छुट्टी कर्मचारी पूरे सेवा काल में 300 एलएपी अधिकतम जोड़ सकता है, उसके बाद ये लैप्स हो जाती है। 300 ये छुट्टी जोड़ने लायक छुट्टी है एलएपी। सीएल को जोड़ा नहीं जा सकता, इसको जोड़ सकते हैं। और ये पूरे सेवा काल में 300 छुट्टियां आप जोड़ सकते हैं। यदि 300 से आप ऊपर जोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएंगी। और आपको मैं ये बता दूं, जो जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो उस समय आपको 300 एलएपी का ही भुगतान किया जाएगा। और सेवन पे कमीशन के अनुसार यदि आप 300 छुट्टियां नहीं भी जोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपने 150 जोड़ी है तो 150 एचएलएपी मिला के 300 छुट्टियों का नकदीकरण आपको कर दिया जाएगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, आराम से छुट्टी लें, मौज करें, आनंद करें, अपने ज़रूरी कार्य करें। सेवानिवृत्ति के समय 300 एलएपी तक का ही नकदीकरण होता है। सेवानिवृत्ति के समय 300 एलएपी का ही नकदीकरण होता है, इससे ऊपर की छुट्टियां लैप्स हो जाती हैं। रेल सेवा के दौरान बीच में भी 60 एलएपी का नकदीकरण किया जा सकता है। रेल सेवा के दौरान बीच में भी आप 60 एलएपी का नकदीकरण करवा सकते हैं। पूरे सेवा काल में यह 6 बार करवा सकते हैं, 10-10 के टुकड़ों पर करवा सकते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के गैप पर, प्रत्येक 2 वर्ष के गैप पर। और आपके अकाउंट में कम से कम 40 एलएपी होनी चाहिए जब आप 10 छुट्टी का नकदीकरण करवा सकते हैं, क्योंकि 40 छुट्टी रहेगी। जब आप 10 का करवा लेंगे तो फिर अकाउंट में 30 बचेगी, इसलिए कम से कम अकाउंट में 30 रहना ज़रूरी है, कम से कम 30 रहना ज़रूरी है। और नकदीकरण जब भी हो पाएगा जब 40 छुट्टी आपके अकाउंट में है। जब 10 का नकदीकरण होगा कम से कम 30 छुट्टी बचनी चाहिए आपके अकाउंट में।
अगर आपके अकाउंट में 40 से कम छुट्टियां हैं तो आप नकदीकरण नहीं करवा सकते 10 की छुट्टियों का। तो ये 10-10 के टुकड़ों में 6 बार नकदीकरण करवाई जा सकती है। 60 LAP का नकदीकरण करवाया जा सकता है प्रत्येक 2 वर्ष के गैप पर। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है आपका वर्कशॉप लेवल पर आधे दिन की LAP भी लगाई जा सकती है अधिकतम 6 बार। LAP आधे दिन की छुट्टी वैसे लगाई नहीं जाती है, लेकिन वर्कशॉप लेवल पर इसको लगाया जा सकता है, वो भी अधिकतम 6 बार, 6 बार से ज़्यादा नहीं, 6 बार से ज़्यादा नहीं। LAP आधे दिन की नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन वर्कशॉप पे लगाई जा सकती है ओनली 6 बार, अधिकतम 6 बार, बस पूरे सेवा काल में 6 बार। इस LAP को HLAP के साथ जोड़ा जा सकता है, LAP को HLAP के साथ जोड़ा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। LAP छुट्टी के दौरान बीच में पड़ने वाली छुट्टियां भी LAP में काउंट हो जाती है, जबकि CL में नहीं होती है। बीच में कोई संडे आ गया, छुट्टी आ गई, कोई हॉलीडे आ गया, तो वो छुट्टी भी आपके LAP में काउंट हो जाएगी। इस छुट्टी को पूर्व में स्वीकृत कराना पड़ता है, जबकि CL को कोई जरूरी नहीं, CL को आप बाद में भी आके स्वीकृत करा सकते हैं। यदि सेवानिवृत्ति तक 300 LAP नहीं जोड़ पाते तो उसकी जगह HLAP को काउंट करके 300 छुट्टियों का नकदीकरण किया जाएगा। ये 7 पे कमीशन में आ गया साथियों। यदि आप 300 LAP नहीं जोड़ पाते हैं तो बाकी की जो बच रही हैं उनमें HLAP जोड़कर 300 छुट्टियों का आपको नकदीकरण किया जा सकता है, लेकिन कम से कम आपके पास 150 LAP होनी चाहिए। खाते में LAP नहीं होने पर अग्रिम LAP भी ली जा सकती है। अगर आपके खाते में LAP नहीं है तो आप अग्रिम LAP भी ले सकते हैं, लेकिन LAP मिलते ही उसे काट लिया जाएगा, अर्थात माइनस लेस कर दिया जाएगा जितनी भी ली है। यानी कि आपके खाते में LAP नहीं है और आपको छुट्टी की ज़रूरत है तो आप अगले साल की या जो अग्रिम LAP मिलती है अगले साल की, जैसे 1 जुलाई को मिलती है, 1 जनवरी को मिलती है, तो आप 1 जनवरी की या 1 जुलाई की अग्रिम ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो टाइम आएगा तो फिर आपकी वो जो छुट्टियां आपने ली है वो लैप्स कर दी जाएगी, ऑटोमेटिक काट ली जाएगी जो आपने अग्रिम उठाई है। जो पूरे सेवा काल में कितने दिन की छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ध्यान देने की बात है। तो पूरे सेवा काल में 60 छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है, 6 बार किया जा सकता है, 2 वर्ष के गैप पर किया जा सकता है। यानी कि 10-10 के टुकड़ों में 2 वर्ष के अंतराल पर 60 LAP का नकदीकरण कराया जा सकता है पूरे सेवा काल में, ध्यान रखिएगा। रेल कर्मी की पत्नी यदि नसबंदी करवाती है तो पति को 7 दिन का स्पेशल KGL लीव मिलता है, ध्यान रखिएगा साथियों। यदि आपकी मैडम नसबंदी करवाती है तो आपको 7 दिन का स्पेशल KGL लीव मिलेगा, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पूर्ण वेतन छुट्टी के जमा होने की अधिकतम सीमा क्या है, तो ये 300 है साथियों। इसको 300 + 15 बोल सकते हैं, लेकिन 15 का नकदीकरण नहीं होगा, नकदीकरण 300 छुट्टियों का ही होगा। मैटरनिटी प्रसूति अवकाश 180 दिन कब से लागू हुआ? पहले मैं ये बता दूं कि मैटरनिटी लीव है जो प्रसूति अवकाश है, मातृत्व अवकाश है, वो 180 दिन का मिलता है, यानी 6 महीने का मिलता है। इसको आप 26 सप्ताह भी बोल सकते हैं, 26 वीक भी इसको बोल सकते हैं आप, 26 वीक भी इसको आप बोल सकते हैं, 26 वीक भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाता है कि इसने ये पूछा है कि मातृत्व अवकाश जो 180 दिन का मिलता है या 6 महीने का मिलता है या 26 सप्ताह का मिलता है, तो ये कब से लागू हुआ था? तो ये 1/9/2008 से लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा साथियों। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट है, एक रेल कर्मचारी जो बिना वेतन के अवकाश पर है तो क्या बच्चों को शिक्षा भत्ता मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसका शिक्षा के बच्चों के शिक्षा भत्ते से अवकाश से क्या लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बच्चों को तो जो शिक्षा भत्ता है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, एक बच्चे का 27,000 है, 2 बच्चे का 54,000 है, एक वर्ष का, एक शैक्षणिक वर्ष का, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वो अधिकतम 2 बच्चों पर मिलता है, जो एक बच्चे को 27,000 रुपये मिलते हैं।
2 बच्चों को ये 54,000 हो जाते हैं। तो ये एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मिलता है, तो वो तो मिलेगा, उसका अवकाश से कोई लेना देना नहीं है। रेलवे अधिकारियों को स्टडी लीव स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? यदि रेलवे अधिकारी स्टडी लीव लेते हैं तो उसके लिए जीएम महोदय से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आप ध्यान में रखने लायक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अराजपत्रित कर्मचारियों को स्टडी लीव स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम है? तो डिवीजन में तो डीआरएम साहब हैं, और वैसे पीसीपीओ साहब हैं जो हेडक्वार्टर में बैठते हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो कि हेडक्वार्टर में बैठते हैं, और डीआरएम में डिवीज़न में अपने डीआरएम से आप करवा सकते हैं। अराजपत्रित का मतलब ग्रुप सी और डी। और स्टडी लीव 2 साल की मिलती है, और इसको 2 बार में सेक्शन कराना पड़ता है, 12-12 महीने की 2 बार में सेक्शन कराना पड़ता है इसको। और ये रेलवे में 5 साल की सर्विस के बाद मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैजुअल लीव किस अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता? तो CL है, जो कैजुअल लीव का मतलब CL, ये LAP के साथ नहीं लिया जा सकता, ये HLEP के साथ नहीं लिया जा सकता, ये ज्वाइनिंग टाइम की छुट्टी के साथ नहीं लिया जा सकता। ध्यान में रखिएगा साथियों। किस छुट्टी के बदले में लीव नॉट ड्यू एडजस्ट की जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी ईस्टर्न रेलवे के वेलफेयर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि किस छुट्टी के बदले में लीव नॉट ड्यू एडजस्ट की जा सकती है, तो वह है HLAP, हाफ लीव एट एवरेज पे। किस छुट्टी के बदले में लीव नॉट ड्यू LND, जो कि 360 मिलती है। ये पूरे सेवा काल में LND की छुट्टी 360 दिन की मिलती है। LND छुट्टी 360 दिन की मिलती है, ध्यान में रखिएगा साथियों। और ये छुट्टी HLEP के साथ एडजस्ट की जा सकती है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया था अभी वेलफेयर के एग्जाम में। नेक्स्ट है EOL छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा EOL छुट्टी। तो यह अधिकतम, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ये अधिकतम 5 वर्ष तक सबसे अधिक स्वीकृत किया जाने वाला अवकाश है। ये EOL सबसे अधिक स्वीकृत किया जाने वाला अवकाश है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो अधिकतम 5 साल तक स्वीकृत किया जा सकता है। ये EOL की फॉर्म होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो ये 5 साल तक सबसे अधिक स्वीकृत किया जाने वाला अवकाश है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये LND छुट्टी आ गई, लीव नॉट ड्यू, जो कि आपको मैक्सिमम 360 दिन की मिलती है, और इसको HLAP के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभी लेटेस्ट ईस्टर्न रेलवे का जो पेपर हुआ था अभी 15-20 दिन पहले, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। गर्भपात की अवस्था में कितने दिन अधिकतम अवकाश दे ये रेलवे महिला कर्मचारी को? देखिए साथियों, मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाता हूँ इस चीज़ को। गर्भपात की अवस्था में 6 वीक या 45 दिन छुट्टी मिलती है रेलवे कर्मचारी, रेलवे फीमेल एम्प्लॉय को, महिला रेल कर्मचारी को, यदि वो अबॉर्शन गर्भपात करवाती हैं बच्चे का, तो गर्भपात की स्थिति में उसको 45 दिनों का छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए। और या उसको आप 6 वीक भी कह सकते हैं, 6 वीक या 45 दिन एक ही बात है। कई जगह एग्ज़ाम में वीक, अगर वीक के हिसाब से पूछता है तो आप 6 वीक्स लगाइएगा, और दिनों में पूछता है तो 45 दिनों लगाएगा। तो ये 6 वीक 45 दिन। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला रेलवे कर्मचारी है और वो अविवाहित है, और अविवाहित भी है, और उसकी गर्भपात की स्थिति में भी उसको 45 दिन का अवकाश मिलेगा, यानी 6 वीक का अवकाश मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो विवाहित ही हो, अविवाहित को भी गर्भपात की छुट्टी मिलेगी। जो विवाहित के लिए 45 दिन है वही अविवाहित के लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा। सभी अवकाश मिलाकर एक समय में कितने दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो सभी अवकाश मिलाकर 5 साल तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, अप टू 5 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी अवकाश मिलाकर एक समय में कितने दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है?
तो 5 साल तक का किया जा सकता है। नेक्स्ट है HR 23 के तहत, HR 23 के तहत अधिकतम कितने दिनों का विशेष विकलांग आकस्मिक अवकाश देय है? तो ये 24 महीने का देय है, ध्यान रखिएगा साथी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा जा सकता है। HR 23 के तहत अधिकतम कितने दिनों का विशेष विकलांग अवकाश देय है? तो ये 24 महीने का है। 24 महीने का मतलब 2 साल, ध्यान में रखिएगा साथियों। ये मेरा कर्सर सही काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लिखने में नहीं आ रहा है साल, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, क्या अस्पताली छुट्टी की अधिकतम सीमा होती है? यस, होती है। 28 मंथ अस्पताली छुट्टी की अधिकतम सीमा है, और ये ग्रुप C और D को मिलती है। ये ग्रुप A और ग्रुप B अधिकारी को अस्पताली छुट्टी नहीं मिलती है, ये केवल C और D को मिलती है, और 28 मंथ इसकी अधिकतम सीमा है, ये ध्यान रखिएगा सर। क्या प्रथम नियुक्ति के समय ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है? नहीं, कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता प्रथम नियुक्ति के समय। एक ही स्टेशन पर स्थानांतरण होता है, उसमें आवास परिवर्तन शामिल नहीं है, इस स्थिति में क्या ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है? यस, दिया जाता है 1 दिन का। किस छुट्टी के बदले लीव नॉट ड्यू एडजस्ट की जा सकती है? तो HLP की छुट्टी के बदले लीव नॉट ड्यू एडजस्ट की जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट आया था ये वेलफेयर में, मैंने पीछे भी बता दिया इस पर्सन को। कार्यालय लिपिक को 1 वर्ष में कितनी CL मिलती है? तो वो 8 दिन की मिलती है कार्यालय लिपिक को। क्या कर्मचारी एक साथ 8 दिन या ओपन लाइन में 10 दिन का CL एक साथ ले सकता है? यस, ले सकता है। वर्कशॉप स्टाफ को कितने प्रतिबंधित अवकाश RH देय है? तो यह है नील, 0, कुछ नहीं। अधिकारियों को विदेश में अध्ययन करने हेतु छुट्टी सेक्शन करने हेतु कौन सक्षम प्राधिकारी है? तो रेलवे बोर्ड है। यदि अधिकारी हैं, ग्रुप A B के अधिकारी हैं, और वो विदेश में अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी लीव के लिए जाना चाहते हैं, जो कि 2 साल की मिलती है, एक बार में उसको 12 महीने की सेक्शन करानी पड़ती है, यानी 2 बार में करानी पड़ती है। यदि वो विदेश में अध्ययन के लिए जाते हैं तो उनको रेलवे बोर्ड से परमिशन लेनी होती है। नसबंदी बंध्याकरण स्टरलाइजेशन पुरुष या महिला रेलकर्मी को स्पेशल कैजुअल मिलता है, यानी SCL मिलता है, ध्यान रखिएगा। यदि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो रेल कर्मचारी, यदि वो नसबंदी बंध्याकरण स्टरलाइजेशन करवाते हैं तो उसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है, यानी SCL मिलती है, स्पेशल कैजुअल लीव उसको मिलता है, ध्यान में रखिएगा। यदि महिला रेलकर्मी है और वह नसबंदी करवाती है तो महिला रेलकर्मी को 14 दिन का स्पेशल अवकाश मिलेगा, ध्यान रखिए साथियों। और यदि पुरुष रेलकर्मी है और वह नसबंदी करवाता है तो पुरुष को 7 दिन का मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा साथियों। यदि महिला पुरुष दोनों रेल कर्मचारी हैं, ठीक है साहब, दोनों नौकरी में है रेलवे की में, यदि महिला नसबंदी करवाती है तो उसकी देखभाल के लिए पुरुष को 7 दिन का SCL मिलेगा, और यदि पुरुष नसबंदी करवाता है तो उसकी देखभाल के लिए महिला रेल कर्मचारी को 1 दिन का SCL अवकाश मिलेगा। यदि महिला और पुरुष दोनों रेल कर्मचारी है और यदि महिला नसबंदी कराती है तो उसकी देखभाल के लिए पुरुष को 7 दिन का अवकाश मिलेगा, और यदि पुरुष नसबंदी करवाता है तो उसकी देखभाल के लिए महिला रेल कर्मचारी को 1 दिन का SCL स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा साथियों। आपके नहीं समझ में आए तो आप वीडियो रोक के बैक करके भी दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 33 है बहुत ही अच्छा है। क्या अस्थायी ओहदा प्राप्त महिला नैमित्तिक प्रस्तुति अवकाश प्राप्त करने की हकदार है? बिल्कुल यस है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, समूह क व ख अधिकारियों को अस्पताली छुट्टी दी जाती है? नहीं दी जाती, ये केवल ग्रुप C और D को दी जाती है, जिसकी अवधि अधिकतम 28 महीने होती है। क्या विदेशों में अध्ययन करने के लिए जूनियर व वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को अध्ययन अवकाश अनुमेय है? गलत नहीं है। इसके लिए
विदेशों में अध्ययन करने के लिए आपको रेलवे बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। रेलवे बोर्ड परमिशन देगा जब ही वो अध्ययन करने के लिए विदेशों में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। किसी अन्य नियम के अधीन जब छुट्टी दे ही नहीं है तो स्वीकृत छुट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसको ईओल कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। किसी अन्य नियम के अधीन जब छुट्टी दे ही नहीं है तो स्वीकृत छुट्टी को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है साथियों। ईओल। कर्मचारी द्वारा रक्तदान करने पर कितने दिन की छुट्टी मिलती है? आप यदि रक्तदान शिविर में जाते हैं, रेलवे कर्मचारी हैं और आप रक्तदान करके आते हैं तो आपको 1 दिन का अवकाश मिलेगा, SCL मिलेगी 1 दिन की। लाइन स्टाफ को कितने दिन की RH मिलती है? कोई नहीं मिलती है, और वर्कशॉप को भी नहीं मिलती है, दोनों को 0-0। चाइल्ड केयर लीव कुल कितने दिन का देय है? तो ये 730 दिन का देय है चाइल्ड केयर लीव। और मैं ये बता दूं, इसमें चाइल्ड केयर लीव में चलो मैं अंत में बता दूंगा, CCL चाइल्ड केयर लीव फुल फॉर्म इसकी होती है, CCL की फुल फॉर्म चाइल्ड केयर लीव। ये पहले 2 जीवित बच्चों पर मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, जब तक के बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। ये छुट्टी 1 वर्ष में अधिकतम 3 बार ली जा सकती है। ये छुट्टी अधिकतम वर्ष में 3 बार ली जा सकती है तथा मिनिमम 5 डेज तक ले सकते हैं। यह अधिकतम 730 दिन तक दी जाती है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट छुट्टी है। क्या अस्पताली छुट्टी के लिए कोई लिपिकीय कर्मचारी पात्र है? नहीं, लिपिकीय कर्मचारी अस्पताली छुट्टी के लिए पात्र नहीं है, और ग्रुप ए और ग्रुप बी का अधिकारी भी अस्पताली छुट्टी के लिए पात्र नहीं है, ध्यान रखिएगा साथियों। बच्चे की बीमारी, शिक्षा, देखभाल के उद्देश्य से दी जाने वाला अवकाश कौन सा है? तो बच्चे की बीमारी, शिक्षा, देखभाल है तो इसको छोड़ दीजिए साथियों। नेक्स्ट है अधिकतम 5 वर्ष तक सबसे अधिकतम स्वीकृत किया जाने वाला अवकाश कौन सा है? तो वो है ईओल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब कोई छुट्टी नहीं मिलती है तो यही छुट्टी रामबाण है ध्यान रखिएगा साथियों, जब आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है तो ईओल छुट्टी आपके लिए रामबाण है, और ये छुट्टी 5 साल तक की मिल सकती है, और सबसे ज़्यादा मिलने वाली यही छुट्टी है, जिस छुट्टी को बोलते हैं ईओल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक बार ईओल का कुल योग कितना होता है? तो एक बार में कुल योग इसका 5 साल होता है, और ईओल की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ध्यान रखिएगा साथियों। 45 नंबर का प्रश्न है, सभी अवकाश मिलाकर एक समय में अधिकतम कितने दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो सारे अवकाश मिलाकर अधिकतम 5 वर्ष तक मिलाकर, सारे अवकाश पूरे सेवा काल में 5 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं। LND लीव नॉट ड्यू, जो आपके 360 दिन की मिलती है, ये छुट्टी पूर्णतया HLE पर हाउ लीव एट पेवरेज ले पर निर्भर करती है। HLEP के बाद HLEP के बदले LND छुट्टी एडजस्ट की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 360 दिन होती है। देखो कितना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले बात तो आपको लीव नॉट डी यानी कि LND जो छुट्टी है, ये जो LND छुट्टी है इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए लीव नॉट ड्यू। फिर ये ध्यान रखना चाहिए ये कितने दिनों तक की मिलती है, तो ये 3 से 60 दिनों की मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, ये HLEP के साथ पूर्णतया HLEP पर निर्भर करती है, यानी LHEP के साथ इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और CL आ गई, CL से संबंधित प्रश्न है, पढ़ लेते हैं क्या है। कैजुअल लीव, CL का मतलब होता है कैजुअल लीव, आप सभी जानते हैं। वर्कशॉप में 8 मिलती है, ओपन लाइन पे 10 मिलती है, और विकलांग कर्मचारी को ये 4 एक्स्ट्रा मिलती है। वर्कशॉप में विकलांग कर्मचारी है तो 12 मिल जाएगी, ओपन लाइन में विकलांग कर्मचारी है तो 14 मिल जाएगी। और बाबुओं को, लिपिकों को 8 CL मिलती है, ध्यान में रखिएगा। और बाबू है ना जो अस्पताली छुट्टी के भी हकदार नहीं होते। और ग्रुप ए कर्मचारी और ग्रुप ए अधिकारी, ग्रुप बी अधिकारी भी अस्पताली छुट्टी के हकदार नहीं होते हैं। केवल ग्रुप सी और डी कर्मचारी अस्पताल की छुट्टी के हकदार होते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि कैजुअल लीव किस किस अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता। तो कैजुअल लीव LAP के साथ नहीं लिया जा सकता,
HLEP के साथ नहीं लिया जा सकता, और ज्वाइनिंग टाइम के समय जो अवकाश दिया जाता है उसके साथ नहीं लिया जाता। ज्वाइनिंग टाइम के समय नहीं लिया जा सकता, ध्यान रखिएगा। ज्वाइनिंग टाइम, LAP और HLEP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। प्रश्न नंबर 48 है, यूनिट्स इकाइयों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को विदेश जाने की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो ये DRM होता है। एक बार फिर मैं समझा दूँ आपको, यूनिट्स इकाइयों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को विदेश, यानी अराजपत्रित कौन हुआ? यानी ग्रुप C और D का कर्मचारी अराजपत्रित हुआ, तो अगर वो विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए छुट्टी स्वीकृत कौन करेगा? तो डिवीज़न में तो DRM करेगा और वर्कशॉप में CWM साहब करेंगे। अधिकारियों को विदेश जाने के लिए छुट्टी देने तथा NOC देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो अधिकारियों को विदेश जाने के लिए, देखो यहाँ अधिकारी स्टडी के लिए नहीं जा रहे हैं, यहाँ सिर्फ अधिकारी विदेश जा रहे हैं। तो अधिकारी विदेश जा रहे हैं तो उनकी छुट्टी कौन सैंक्शन कर सकता है और उनको NOC कौन दे सकता है? तो वो दे सकते हैं अपने AGM साहब। AGM साहब, एडिशनल जर्नल मैनेजर। AGM का मतलब हुआ एडिशनल जर्नल मैनेजर। यदि अधिकारी विदेश जा रहा है तो वो AGM से परमिशन लेगा और NOC भी AGM साहब से लेगा। धन्यवाद। 50 नंबर का प्रश्न आ गया है। 50 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, चिकित्सा श्रेणी में PhD करने के लिए कितने समय का या माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत होता है? देखो चिकित्सा श्रेणी में मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टडी लीव है ना, जो 24 मंथ की मिलती है, स्टडी लीव 24 मिलती है, लेकिन मेडिकल में यानी कि चिकित्सा में ये डॉक्टरों के लिए 36 माह की मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, 3 साल की मिलती है डॉक्टरों को। ये चिकित्सा श्रेणी में डॉक्टरों को 3 साल की मिलती है, जबकि वैसे ये अपने अधिकारियों कर्मचारियों को रेलवे में 5 साल की सेवा के बाद 2 साल की स्टडी अवकाश मिलता है, जो कि 2 बार में 12-12 महीने के सेक्शन कराना पड़ता है। लेकिन यही स्टडी लीव डॉक्टरों के लिए 3 साल की मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अराजपत्रित कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम है? अराजपत्रित का मतलब ग्रुप C और D कर्मचारी, यदि वो अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना चाहते हैं, स्टडी अवकाश जो 2 साल का मिलता है, जिसको 2 बार में 12-12 महीने पर स्वीकृत कराना पड़ता है और रेलवे 5 साल की रेलवे सेवा के बाद मिलता है ये, तो उसको सक्षम कौन करेगा? ग्रुप C और D का। तो उसके लिए PCPO और DRM साहब सक्षम है, ध्यान रखिएगा। PCPO हेडक्वार्टर में बैठता है, तो PCOP की फुल फॉर्म होगी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, और DRM की डिवीजन रेल मैनेजर, ध्यान रखिएगा। कर्मचारी को मृत्यु के दिन का भी छुट्टी वेतन देय होता है, बिल्कुल, जिस दिन वो मरता है उस दिन का भी उसको वेतन रेलवे देता है। नेक्स्ट है, महिला कर्मचारी को प्रस्तुति अवकाश कितना मिलता है? 180 दिन मिलता है। इसको चाहे आप 26 सप्ताह कह लो या 6 महीने कह लो या चाहे 180 दिन कह लो, एक ही बात है। तथा गर्भपात के लिए 45 दिन का अवकाश मिलता है। यदि रेल महिला कर्मचारी अविवाहित है तो भी 45 दिन का मिलेगा, जिसको अपन 6 वीक भी कह सकते हैं। और यदि अविवाहित रेल महिला कर्मचारी हर बच्चे को जन्म देती है तो भी प्रस्तुति अवकाश उसको 6 महीने का मिलेगा। ये अविवाहित महिला रेल कर्मचारी और विवाहित रेल कर्मचारी दोनों के लिए लागू है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 554, अध्ययन अवकाश एक बार में 1 वर्ष का स्वीकृत किया जा सकता है। अध्ययन अवकाश एक बार में 1 वर्ष का स्वीकृत किया जा सकता है। ये 24 महीने का मिलता है और ग्रुप C और D कर्मचारियों को, ये सभी को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, ABCD सबको मिलता है ये। और इसको 2 बार में सेक्शन कराना पड़ता है 12-12 महीने का, लेकिन शर्त यह कि रेलवे की 5 साल की सेवा के बाद। अब जो वर्तमान में हम जो छुट्टियों के नियम पढ़ रहे हैं, ये छुट्टी नियम कब से लागू हुए हैं? तो ये छुट्टी नियम 1 फरवरी 1949 से लागू हुए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ CCL के बारे में पूछा है। CCL की फुल फॉर्म होती है चाइल्ड केयर लीव। तो ये 730 दिन की मिलती है और 1 साल में ये 3 बार में कम से कम 5 दिनों की छुट्टी, मिनिमम 5 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। साल में 3 बार, मिनिमम 5 डेज, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 5 डेज, 1 साल में 3 बार। और ये 730 दिनों की मिलती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये 2 बच्चों के लिए मिलती है
और ये 18 वर्ष तक की उम्र तक, जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसकी देखभाल के लिए मिलती है। ध्यान रखिएगा साथियों। 57 नंबर का जो प्रश्न है वो है स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण, जिसको अपन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कहते हैं, होने पर ज्वाइनिंग समय दिया जाता है? नहीं दिया जाता। म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर भी नहीं दिया जाता। केवल प्रशासनिक आधार पे जो ट्रांसफ़र होता है उस पर दिया जाता है। तो उस पर भी शर्तें हैं। यदि 1000 तक की किलोमीटर की दूरी है तो 10 दिन का मिलेगा, 1000 से 2000 तक की किलोमीटर की दूरी है तो 12 दिन का मिलेगा, और 2000 से अबव की दूरी है तो 15 दिन का मिलेगा। उसमें भी एक शर्त और है, यदि 2000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है और आप बाई एरोप्लेन जाते हैं तो आपको 12 दिन का मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट है 58 नंबर, ज्वाइनिंग टाइम नहीं लिया जाता है तो वह पूर्ण वेतन अवकाश खाते में जमा किया जाता है। राइट, यदि आप ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन का या 12 दिन का या 15 दिन का जो भी है आपको किलोमीटर के हिसाब से, यदि आप वो नहीं लिया जाता है तो वह आपके पूर्ण वेतन अवकाश यानी LAP खाते में जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर तक की दूरी पे हुआ तो आपको 10 दिन का मिलेगा, तो आप ये 10 दिन का अवकाश नहीं लेते हैं तो ये 10 दिन का अवकाश आपके LAP में जोड़ दिया जाएगा, सवेतनिक अवकाश हो जाएगा, ये पूर्ण वेतन अवकाश। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें साथियों, स्पेशली कैजुअल लीव स्पेशल SCL बंद कर्फ्यू लग जाती है जब शहर में या मार्केट में नैसर्गिक आपत्ति कोई हो जाती है कि समय दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अगर कर्फ्यू लगा हुआ है, आप नौकरी पे नहीं जा सकते तो उस समय आपका SCL दिया जाएगा। आपको बंद की स्थिति है तो भी SCL दिया जाएगा, या कोई नैसर्गिक आपत्ति हो जाती है तो भी आपको SCL दिया जाएगा। न्यूनतम अवकाश स्वीकृत होने पर छुट्टी वेतन स्वीकृत किया जा सकता है। न्यूनतम का अवकाश स्वीकृत होने पर छुट्टी वेतन स्वीकृत किया जा सकता है तो वो कम से कम 30 दिन। न्यूनतम अवकाश स्वीकृत होने पर छुट्टी स्वीकृत किया जा सकता है तो वो कम से कम 30 दिन। अध्ययन छुट्टी एक बार में 12 महीने की देयी है। ये डेज नहीं है, मंथ है यहाँ साथियों। मंथ काट दीजिए, इसे मंथ बना लीजिए। मंथ 12 मंथ देयी है एक बार में, तो ये 2 बार में सेक्शन करानी पड़ती है रेलवे में 5 साल सेवा के बाद। HLAP लीव एक साथ 24 माह के लिए मंजूर किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट। जो HLAP लीव है एक साथ 2 साल के लिए किया जा सकता है। हाँ, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इसको डायरी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। जो पैटर्निटी लीव होती है वो आपके 7/10/1997 से लागू हुई थी, जो मैंने आपको पितृत्व अवकाश में बताया था शुरू में। यह आपके 7 अक्टूबर 1997 से लागू हुई थी, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपके है वो है, नेक्स्ट है जो है आपके LAP जमा होने की अधिकतम सीमा 300 LAP है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम 300 LAP जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी, और सेवानिवृत्ति के समय 300 LAP का ही नकदीकरण किया जाता है। तो ये दिनांक कब से लागू है? तो ये दिनांक 1/7/1997 से लागू है। ये दिनांक 1 जुलाई 1997 से लागू है। दिनांक 1 जुलाई 1997 से लागू है, ध्यान रखिएगा। LAP जमा होने की अधिकतम सीमा 300 LAP है। 300 से ऊपर अपन नहीं जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ेंगे तो लैप्स हो जाएगी, और सेवानिवृत्ति के समय 300 LAP का ही नकदीकरण किया जाता है। यदि 300 आप नहीं जोड़ पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम 150 तो आप जोड़ ही लेना, बाकी की HLAP जोड़ के आपको 300 छुट्टियों का नकदीकरण किया जाएगा। ऐसा सेवन पे कमीशन में आ चुका है, तो घबराइएगा नहीं जुड़ती है तो नहीं, टेंशन मत लेना आप। और ये जो नियम जो 300 LAP जोड़ने का नियम है, ये आपके 1 जुलाई 1997 से लागू है। ये डेट ज़रूर याद रखना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछी जा सकती है 1/7/1997 में, क्योंकि जोधपुर वेलफेयर इंस्पेक्टर में पूछी गई, इसलिए आप भी इस डेट को ध्यान में रखिएगा। 65 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। IREC यानी इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के पैरा 501 से 556 में अवकाश के नियमों का उल्लेख है। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। जो
इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम फर्स्ट के पैरा 501 से 556 में अवकाश के नियमों का उल्लेख है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रस्तुति अवकाश मातृत्व अवकाश 180 डेज कब से लागू हुआ? तो ये जो ये मातृत्व अवकाश है महिलाओं को मिलता है, रेलवे कर्मचारी को रेलवे महिला कर्मचारी को जो मातृत्व अवकाश मिलता है 180 दिन का या 26 सप्ताह का या 6 महीने का, मान लो 6 महीने का होता है, 6 महीना 180 दिन या 26 सप्ताह। तो ये कब से लागू हुआ? तो ये 1/9/2008 से लागू हुआ। साथियों ये डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेट भी पूछी गई है परीक्षा में। नेक्स्ट है एक माह के लिए कितनी दर से HLAP को क्रेडिट किया जा सकता है? तो एक माह के लिए LAP तो आती है 2.5 दिन, ये ध्यान रखिएगा साथियों। LAP तो आएगी 2.5 दिन और HLAP आएगी 1.6, HLAP आएगी 1.6 डेज। ध्यान रखिएगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अध्ययन के लिए अर्ध औसत वेतन छुट्टी लिए जाने पर कितनी अर्ध औसत वेतन छुट्टी पर्व छुट्टी के रूप में स्वीकार की जा सकती है? तो वो आपके 180 दिन ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस पीरियड, यानी 6 महीने की जा सकती है। आपके अध्ययन के लिए अर्ध औसत वेतन छुट्टी 6 महीने के लिए की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस पीरियड। नेक्स्ट है 69, 10 दिन बिना वेतन अवकाश अनुपस्थित रहने पर कितने दिन की APL डेबिट होती है? तो 1 दिन की APL डेबिट होती है यदि आप 10 दिन बिना वेतन अवकाश अनुपस्थित LWP रहते हैं। तो क्या विशेष आवश्यकता छुट्टी की कोई अधिकतम सीमा होती है? यस, होती है 24 मंथ। ये होती है स्पेशल डिसेबिलिटी वेकेशंस। किस अवधि तक प्रतिपूरक छुट्टी कंपनसेशनरी रेस्ट दिया जाना चाहिए? तो 1 महीने में, विथ इन 1 मंथ, 1 महीने में। ध्यान रखिएगा। रेलवे स्कूल के कर्मचारियों तो LR का प्रावधान कितना और क्यों है? तो ये 0 है। ध्यान रखिएगा साथियों। रेलवे स्कूल में अध्यापकों को वर्ष में कितने दिन का औसत पूर्ण वेतन अवकाश देइए? तो ये 0 डेज। रेलवे शिक्षकों को प्रतिवर्ष कितने दिनों का अर्ध वेतन अवकाश देइए? तो ये 20 दिन, अपने को भी 20 दिन मिलता है। रेलवे स्कूल अध्यापकों को प्रत्येक 6 महीने में कितने दिन का अर्ध वेतन अवकाश देइए? तो ये हो गया आपके 10 दिन, क्योंकि एक बार में 20 दिन है। क्या अस्पताली छुट्टी के लिए लिपिकीय कर्मचारी पात्र है? नहीं, लिपिक पात्र नहीं है और ग्रुप A और B के अधिकारी पात्र नहीं है, ओनली C और D के कर्मचारी पात्र है। देखो यहाँ बंध्याकरण का प्रश्न है साथियों। तो यहाँ यदि महिला रेल कर्मचारी बंध्याकरण स्टरलाइजेशन कराती है तो उसको 14 दिन का अवकाश मिलेगा, और पति करवाता है तो महिला रेल कर्मचारी को 1 दिन का मिलेगा, और पत्नी कराती है तो पुरुष कर्मचारी को 7 दिन का मिलेगा। इसको काट दीजिएगा, ये 6 दिन गलत है यहाँ। हाँ, तो ये 3 ध्यान रखिएगा। यदि रेल महिला कर्मचारी करवाती है तो उसको 14 दिन मिलेगा, और यदि मेल पुरुष करवाता है, दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, और पति यदि नसबंदी करवाता है तो महिला कर्मचारी को 1 दिन का मिलेगा, और यदि पत्नी द्वारा करवाने पर पुरुष कर्मचारी को 7 दिन का मिलेगा। ये ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त व मर्द सरकारी कर्मचारी की छुट्टी नकदीकरण में अर्जित अवकाश की कमी पर अर्धवेतन अवकाश का सम्मिलित करने का सूत्र क्या है? सेवानिवृत्त मर्द सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्त, एक तो रिटायरमेंट, एक मर्ज है। मर्द सरकारी कर्मचारी की छुट्टी नकदीकरण में अर्जित अवकाश की कमी पर अर्धवेतन अवकाश का सम्मिलित करने का सूत्र क्या है? तो वो सूत्र है आपके HLAP प्लस DA प्लस HRA, नंबर ऑफ डेज HPL/30। तो ये फार्मूला है, इसको आप ढंग से रखना है, पूछा जा सकता है। 79 प्रश्न है FR 83 के तहत अधिकतम कितने दिनों की विशेष विकलांग अवकाश ग्राह्य है? तो 24 मंथ। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा साथियों, 24।
नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम फर्स्ट के अनुसार कौन सा पैरा के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण में योगदान होने पर कोई छुट्टी दे ही नहीं होगी? तो वो पैरा 537 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी जोधपुर वेलफेयर में आया है। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम फर्स्ट के कौन से पैरा के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण में योगदान होने पर कोई छुट्टी दे ही नहीं होगी? तो वो पैरा 537 है। नेक्स्ट है, अप्रेंटिस मैकेनिक को कितना अवकाश देइए? तो 16 दिन का देइए विथ फुल स्टाइपेंड एंड 20 डेज विथ हाल्फ स्टाइपेंड एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट है, लीव अलाउड टू ट्रेड अप्रेंटिस इन ये ईयर? तो वो 12 डेज विथ फुल स्टाइपेंड एंड 15 डेज विथ हाल्फ स्टाइपेंड एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डेज लीव इज गारंटेड टू ट्रेनीज अप्रेंटिस हु आर पोस्टेड एज सुपरवाइजर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दिन विथ फुल स्टाइपेंड एंड 20 दिन विथ हाल्फ स्टाइपेंड एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। प्रश्न नंबर 84 है साथियों। प्रश्न नंबर 84 है, प्रत्येक रेलवे से कितने चिकित्सा अधिकारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? प्रत्येक रेलवे से कितने चिकित्सा अधिकारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 3 चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सा श्रेणी में पीएचडी करने तो कितने माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है? तो चिकित्सा के लिए 36 महीने का, अपने लिए 24 मंथ का है। क्या ग्रुप सी कर्मचारियों को एक्स इंडिया लीव को स्वीकृत करने के लिए एजीएम सक्षम है? गलत। क्या प्रथम नियुक्ति के समय ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है? गलत, नहीं दिया जाता। क्या 60 वर्ष पूरे करने के बाद त्रुटिवश किसी कर्मचारी को सेवा में रखने की छुट्टी नियमित करने की महाप्रबंधक में, क्या 60 वर्ष पूरे करने के बाद त्रुटिवश किसी कर्मचारी को सेवा में रखने की छुट्टी नियमित करने की महाप्रबंधक में शक्ति है? नहीं, गलत। अब साथियों, ये छुट्टियों से प्रश्न पूरे हो चुके हैं और ये राजभाषा के आ गए हैं। 10-11 प्रश्न देख लेते हैं राजभाषा के भी। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की राशि क्या है? तो 8000 है। वरिष्ठ या ऊपर के अधिकारियों को एक प्रशस्ति पत्र, कुल 30 पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, LBS तकनीक मौलिक लेखन पुरस्कार की राशि क्या है? तो ये पहले 15,000, 7,000 और 3300 रुपये थी। 15,000, 7,000, 3300 रुपये थी पहले। अब इसको तकनीकी मौलिक लेखन पुस्तक के लिए लाल बहादुर LBS, लाल बहादुर शास्त्री तकनीक मौलिक पुस्तक लेखन के लिए अब प्रथम राशि 20,000, दूसरी 10,000, तीसरी 7,000 है करंट में। पहले पुरानी राशि 15,000, 7,000 और 3300 रुपये थी, तो अपने को अब नई ध्यान में रखनी है साथियों। और ये है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, तो जो काव्य गजल साहित्य के लिए दिया जाता है, काव्य गजल साहित्य के लिए दिया जाता है मैथिली शरण पुरस्कार। इसकी भी प्रथम राशि 20,000, द्वितीय राशि 10,000 और तृतीय राशि 7,000 है। पहले की राशि थी जो इसकी जो पहले की राशि है 15,000, 7,000, 3300 रुपये, ये पहले की राशि थी, लेकिन अपने को ये नई याद रखनी है। काव्य गजल और साहित्य के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। प्रेमचंद पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास संग्रह, गद्यपद संग्रह इत्यादि के लिए दिया जाता है प्रेमचंद पुरस्कार। कथा, कहानी, नाटक संग्रह, उपन्यास, गद्यपद संग्रह इनके लिए दिया जाता है। तो इसकी प्रथम राशि 20,000, द्वितीय राशि 10,000 और तृतीय राशि 7,000 रुपये। नेक्स्ट है साथियों, रेल मंत्री राजभाषा शील्ड ट्रॉफी की राशि क्या है? तो ये 14,000 रुपये, ध्यान रखना। हिंदी निबंध, हिंदी वाक टिप्पण, हिंदी प्रारूप लेखन क्षेत्रीय स्तर पर अखिल रेल पर कितनी राशि है? तो फर्स्ट है 2,000, दूसरी है 16,000, तीसरी है 1,200 रुपये, ध्यान रखना साथियों। 95% है, रेल कर्मचारी को कितने वर्ष की आयु एवं कितनी सेवा के पश्चात प्रशासनिक हित में सेवा से निवृत्त किया जा सकता है? प्रशासनिक हित में तो वो 55 वर्ष की आयु या 30 वर्ष जो भी पहले हो, ये किया जा सकता है आपको। प्रशासनिक हित के अंतर्गत, प्रशासनिक के हित के अंतर्गत रेल कर्मचारी को 55 साल या 30 साल जो भी पहले हो उस एज में उसको रिटायरमेंट किया जा सकता है।
उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की पहली तो है हिंदी, दूसरी है संस्कृत। ध्यान रखना साथियों, उत्तराखंड की पहली तो है हिंदी, दूसरी संस्कृत। नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस महीने से आरंभ होता है? नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र, इसको छोड़ दीजिएगा साथी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो ये 1 अक्टूबर 1971 को ही। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1/10/1971 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1971, 1/10/1971 को। ये दैट याद रखना, मेन दैट है साथियों। नेक्स्ट है, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा? तो रूल 10(4) में, रूल 10(4) में उसको अधिसूचित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है इसका लास्ट प्रश्न। लास्ट है, केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो आप जानते हैं, श्री प्रधानमंत्री जी होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और उसमें कुल सदस्यों की संख्या 41 होती है। तो ये था साथियों आपका सेट, रेलवे लीव्स, और 10 प्रश्न इसमें राजभाषा के थे। तो पूरा 100 प्रश्नों का सेट हो गया, जो कि वेलफेयर, जे इंटरमीडिएट, जेई रैंकर कोटा, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ओएस, एपीओ, ग्रुप बी अधिकारी, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण था जो विभागीय परीक्षा की तैयारी नहीं करते और रेलवे की नौकरी करते हैं, रेलवे कर्मचारी है, तो उनको अपने रेल लीव्स के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो धन्यवाद साथियों। रेलवे लीव्स का चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, और जहाँ तक मेरी संभावना है कि अगर रेलवे लीव्स के अगर कोई प्रश्न आते हैं तो वो इस पेपर से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी मानसिकता है। लगभग ये आपके जो छुट्टियों से संबंधित प्रश्न है उसको ये जो 100 प्रश्नों का सेट है ये कवर कर जाएगा। तो आप इसको अच्छे से डायरी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और बहुत अच्छे से ये मेहनत करके बनाया है ये सेट, काफ़ी टाइम ख़राब हुआ है इसमें। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए ऑलराउंडर टॉपिक के साथ, तब तक के लीजिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।